डियर एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024 एंड दीज विल बी द करंट अफेयर्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर ओनली। नेशनल करंट अफेयर्स हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ने के आपके पास काफ़ी सारे सोर्सेज ऑलरेडी हैं, बट कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं मंथली वो इशू नहीं होते। बट कंसिडरिंग द पैटर्न ऑफ द एग्जाम्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ द इंटरव्यूज़, तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो हैं वो पूछे जा रहे हैं और इनको आप अपने एग्ज़ाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपका रिटन एग्ज़ाम हो, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो या आपका इंटरव्यू एग्ज़ाम हो। तो करंट अफेयर से उठा के जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो करंट अफेयर से उठाकर आप उसमें एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपको लेटेस्ट पता होगी वो आप एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं, या कभी कभार पूछा जाता है किसी गवर्नमेंट ने किसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। तो करंट अफेयर्स का आप इस तरह से उन क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम जुलाई को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमारी बुक के बारे में जो डील करती है विद द जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टॉपिक्स जो है उनको इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस किया हुआ है। आप हमारी बुक को परचेज कर सकते हैं अमेज़ॉन से या कश्मीर बुक स्टोर की वेबसाइट से। होम डिलीवरी अवेलेबल है। तो कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन टुडे, फर्स्ट करंट अफेयर न्यूज़ इज दैट द IFA लॉन्चेस हेरिटेज प्रोजेक्ट इन कश्मीर। सो IFA क्या है? IFA इज इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स। इन्होंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है टू प्रिजर्व द कल्चर ऑफ कश्मीर, और इस प्रोजेक्ट का नाम है फॉलवन टूर, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है ब्लूमिंग बर्ड्स। ठीक है, सो इट्स एक्चुअली ए 15 मंथ रिसर्च प्रोजेक्ट, 15 मंथ्स रिसर्च प्रोजेक्ट जो इंडिया फाउंडेशन फॉर आर्ट्स ने शुरू किया है विद द हेल्प ऑफ द चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। और इन्होंने कश्मीर के किस रीजन में स्टार्ट किया है? बांडीपोरा में। इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? इस प्रोजेक्ट का मकसद है जो कश्मीर का कल्चर है, एक तो कल्चर, जो यहाँ के ट्रेडिशंस हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। खास तौर से इनका फोकस जो है वो बच्चों पर है। बच्चों तक जो है ये नॉलेज पहुंचाई जाए कि कश्मीर का कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है। अब किस तरह से ये नॉलेज पहुंचाएंगे? ये डोमेन एक्सपर्ट्स को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं जो अपने रेलिवेंट फील्ड से होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ का एक क्राफ्ट है, एक हेरिटेज है पेपर मैशी। तो पेपर मैशी के फील्ड से ये एक्सपर्ट्स को लाएंगे, उनकी इंटरेक्शन इन बच्चों से कराएंगे जो इन बच्चों के इसके बारे में अवेयरनेस देंगे। और ना कि सिर्फ अवेयरनेस देंगे बल्कि जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उनको ये स्किल्स भी सिखाएंगे, उनको मेंटरशिप और गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो पेपर मैशी एक क्राफ्ट है। इसी तरह से अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट्स में देखें, जैसे हमारा फोक डांस है बांड पत्थर, सो बांड पत्थर के आर्टिस्ट को भी इन बच्चों से इंटरेक्ट कराएंगे और जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा उसकी मेंटोरशिप भी करेंगे और उसके अंदर ये स्किल्स भी डेवलप करवाएंगे। सो काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट है हमारे कल्चर को, हमारी हेरिटेज को आगे की जनरेशन्स तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद जो हमारा लेटेस्ट बजट है 2024, वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है कि JNK एजुकेशन सेक्टर टू गेट इम्पिटस। इस बजट में JNK एजुकेशन सेक्टर को काफ़ी बूस्ट दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें मेंशन की हुई हैं किस तरह से बूस्ट दे रहे हैं, बट इसके अलावा जो है काफ़ी चीज़ें बजट में इंट्रोड्यूस की हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल फंडिंग जो है वो इंक्रीज़ की गई है अंडर दी समग्र शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्ट में SSA बोलते हैं। फंड्स विल बी प्रोवाइडेड अंडर समग्र शिक्षा अभियान, और मॉडर्न स्कूल जो हैं वो एस्टैब्लिश किए जाएंगे अंडर PM श्री स्कीम। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ का है, इसको भी अपग्रेड किया जाएगा, उसके लिए भी फंड्स एलोकेशन की गई है। उसके अलावा 2176 किंडरगार्टन स्कूल्स को भी एस्टैब्लिश किया जाएगा।
जिसकी वजह से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का एक्सेस जो है वो JNK में बढ़ जाएगा। उसके अलावा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे टू अराउंड 18,000 प्लस स्कूल्स। तो 18,000 से ज़्यादा स्कूल्स को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे। उसके अलावा स्मार्ट ICT लैब्स एंड स्मार्ट क्लासरूम्स भी सेटअप किए जाएंगे इस बजट के अंडर इन अराउंड ऑलमोस्ट 2,584 स्कूल्स। उसके अलावा रोबोटिक लैब्स एंड वर्चुअल रियलिटी लैब्स, ये भी स्कूल्स में एस्टैब्लिश की जाएगी। इसके अलावा साइंटिफिक इंक्वायरी और टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए साइंस सेंटर्स 100 स्कूल्स में सेटअप किए जाएंगे। उसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट है अर्ली चाइल्डहुड से ही, ताकि बच्चों के अंदर जो है मार्केट रेलिवेंट स्किल्स डेवलप हो, उसके लिए वोकेशनल एजुकेशन वो भी प्रोवाइड की जाएगी। और हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उसमें कुछ स्कूल्स को सिलेक्ट करके ऑलमोस्ट 80 स्कूल्स जो हमारे ट्राइबल एरिया है उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू स्मार्ट स्कूल्स। तो ये हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए भी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। उसके अलावा अगर हम देखें ओवरऑल इम्पिटस जो है वो रहेगा कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेजेस। सो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो अपग्रेड किया जाएगा। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट या गर्ल्स एजुकेशन की बात करें तो इस बजट का फोकस जो है वो गर्ल्स एजुकेशन पर भी है, प्लस उन लोगों पर भी है, उन बच्चों पर भी है जो स्कूल से ड्रॉप आउट हुए हैं, उनको वापस स्कूल में लाने के लिए। तो मकसद इस बजट का ये है, एक तो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाए, वो मॉडर्नाइज हो जाए, प्लस जो एजुकेशन गैप है, जो डिवाइड है हमारी सोसाइटी में, वो ब्रिज हो जाए। कैसे? एक तो जब ट्राइबल एरियाज में एजुकेशन का एक्सेस पहुंचाया जाएगा तो उससे भी ब्रिज हो जाएगी गैप, और जब हम गर्ल्स एजुकेशन पे इम्पिटस देंगे तो जेंडर गैप जो है एजुकेशन में वो भी कम हो जाएगी। तो ये बजट का जो है ओवरऑल फोकस हमारी एजुकेशन पे किस तरह से, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। देन कम्स दी गवर्नमेंट इज कमिटेड टू गुड गवर्नेंस, यानी कि ये आपका टॉपिक जो है ये ई गवर्नेंस में आता है। अब हुआ क्या है, सो गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द यूनिफाइड ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके, इस सिस्टम का नाम रखा गया है JNK समाधान। ठीक है, अभी तक अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट के काफ़ी सारे डिफरेंट ग्रीवेंस पोर्टल हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव JK iGrams, देन वी हैव JK मॉनिटरिंग, देन वी हैव सेंट्रल लेवल पे CP ग्राम्स, या ईमेल्स के थ्रू ग्रीवेंसेस आती हैं, ऑफिसेज में ग्रीवेंसेस आती हैं, फिजिकली ग्रीवेंसेस आती हैं। तो इस ग्रीवेंस सिस्टम को यूनिफाई करने के लिए, पूरे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है JK समाधान। इसमें सिटीजन्स जो हैं वो अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं इन 3 लैंग्वेजेस। कौन कौन सी? इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ठीक है, अब इसमें सिटीजन्स जो है या तो JK समाधान वेबसाइट पे जाके अपनी ग्रीवेंस लॉन्च कर सकते हैं, या JK समाधान कॉल सेंटर पे कॉल करके ग्रीवेंस लॉन्च कर सकते हैं, या फिर मोबाइल ऐप जो JK समाधान ऐप है उसके थ्रू भी। यानी कि 3 वेज है यहाँ पे ग्रीवेंस लॉन्च करने के। मकसद ये है कि सिटीजन्स तक गवर्नमेंट की रीच जो है वो पहुंचे, बट थ्रू डिजिटल मीन्स, जिसको हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। तो ई गवर्नेंस में गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं उसमें ये आपकी एक अच्छी एग्जाम्पल बन सकती है। देन कम्स the drug menace in Jammu and Kashmir. So according to our honorable home minister, synthetic drugs जो हैं वो JNK में ज़्यादा फैल रहे हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है सिंथेटिक ड्रग्स। आखिर सिंथेटिक ड्रग्स होता क्या है? सिंथेटिक ड्रग्स आर नथिंग बट दीज आर केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है,
जो लेबोरेटरी में प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सिंपल, ये नेचर में नहीं मिलते क्योंकि सिंथेटिक नाम ही हमें बताता है कि नेचर में नहीं है, ये लैब में प्रोड्यूस होते हैं। इनको प्रोड्यूस कौन करता है? दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, जो दवाइयां बनाते हैं। ठीक है, बट अब आप बोलेंगे ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, लाइसेंस्ड हैं, तो वो ये ड्रग्स क्यों बनाते हैं? एक्चुअली ये ड्रग्स जो है ये मेडिकल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, बट होता क्या है, कभी मेडिकल पर्पस से डाइवर्ट होकर इनका यूज जो है वो इलीगल चैनल्स के थ्रू, इलीगल मार्केट्स में इनकी रीच जो है वो पहुंच जाती है। तो इसका असली मकसद क्या होता है? ये सिंथेटिक ड्रग्स जो है दे मिमिक और इवन एनहांस द इफेक्ट्स ऑफ द नेचुरल इलिसिट ड्रग्स। फॉर एग्जांपल वी हैव मैरिजुआना, ये नेचुरली ग्रोइंग प्लांट है, बट इसकी कल्टीवेशन जो है वो वाइल्ड भी हो सकती है, वो जानबूझ के जो डोमेस्टिकेटेड भी हो सकती है। बट मैरिजुआना का इफेक्ट जो है वो सिंथेटिक ड्रग्स के थ्रू भी दिया जा सकता है। अब होता क्या है कि ये ड्रग्स जो है ये ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू या इलीगली जो है लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, ताकि लोग जो है इसका इफेक्ट, जो नेचुरल ड्रग्स हैं फॉर एग्जांपल मैरिजुआना, उसका इफेक्ट जो है इन सिंथेटिक ड्रग्स के थ्रू महसूस कर सकें। तो एक्चुअली जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं वो जो इलीगल सब्सटेंसेस हैं, जो कंट्रोल सब्सटेंसेस हैं, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ताकि सब्सटेंस जो है इलीगल भी ना रहे और मार्केट में भी प्रोवाइड की जा सके। सो इन सिंथेटिक ड्रग्स का एक्सेस जो है वो काफ़ी ईजी है, लो प्राइसेस पर भी है, और एज सच जो है इनकी अवेलेबिलिटी जो है मार्केट में वो भी ज़्यादा है, तो इसलिए इनकी कंजप्शन भी जो है इट इज़ ऑन द राइज। अब बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन, ये जो है सिंथेटिक ड्रग्स, इनकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल दे कुड बी कैनाबॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स, जैसे कि K2, ये एग्जांपल है इस सिंथेटिक ड्रग की। ओके, या फिर स्टिमुलेंट्स हो सकते हैं, स्टिमुलेंट्स जैसे कि बाथ साल्ट। सो ऐसे ड्रग्स जो हैं ये अब जम्मू एंड कश्मीर में पहुंचे हैं, एंड दीज आर इफेक्टिंग अ लार्ज पॉपुलेशन, स्पेशली द यूथ। सो रिक्वेस्ट सबसे यही रहेगी कि ड्रग्स जैसी चीज़ों से दूर रहें, अपनी लाइफ सेफ रखें, और अगर आप किसी को इस मेनेस में देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स में, सो प्रोवाइड देम हेल्प एंड ट्राई टू गेट देम आउट ऑफ दिस मेनेस। उसके बाद है एक रिसेंटली एक 2 मिलिटेंट्स जो हैं वो मारे गए हैं इन कॉम्बिंग ऑपरेशंस इन डोडा एंड कुपवारा। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म किया गया जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन राजबीर। ठीक है, इस ऑपरेशन राजबीर के अंडर एक इन्फिल्ट्रेशन बिड केरन सेक्टर में रोकी गई। ये कुपवारा में है, केरन बॉर्डर एरिया है। तो आर्मी ने ये सक्सेसफुल ऑपरेशन किया अंडर द नेम ऑफ राजबीर, जिसमें टेररिस्ट को जो है रोका गया फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम द साइड ऑफ द पाकिस्तान टुवर्ड्स इंडिया। ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन स्पोर्ट्स के कैटेगरी से अगर हम क्वेश्चन देखें तो जो हमारे ऑनरेबल LG हैं वो यहाँ पे एक कश्मीर मैराथन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो ये एक नया इवेंट होगा, एक वर्ल्ड क्लास इवेंट होगा इन अ सीरीज ऑफ द इवेंट्स दैट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द रीसेंट पास्ट। फॉर एग्जांपल आपको अगर याद होगा F4 कार रेसिंग श्रीनगर में ऑर्गेनाइज की गई थी बुलवाड़ पे। इसी तरह से सनबर्न म्यूज़िक फेस्टिवल जो है ये जम्मू में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉन्क्लेव ये भी श्रीनगर में ऑर्गेनाइज की थी। अब इस टूरिज़्म को और बूस्ट करने के लिए और कश्मीर को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए कश्मीर मैराथन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें कल्चरल इवेंट्स होंगे, परफॉर्मेंसेस होंगी, एग्जीबिशंस होंगे जो कश्मीर की हेरिटेज को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इस मैराथन में 2 कैटेगरीज होंगी, एक होगा फुल मैराथन जिसमें 42 किलोमीटर्स का मैराथन होगा एंड हाफ मैराथन होगा जो 21 किलोमीटर्स का होगा। तो मकसद इस मैराथन का ये है कि कश्मीर की हेरिटेज को, कश्मीर के कल्चर को, कश्मीर को इन इटसेल्फ उसको प्रमोट करना और इसकी इमेज एज ए कॉन्फ्लिक्ट जोन
उसको शन करना कि इट्स नो लॉन्गर ए कॉन्फ्लिक्ट जोन, बल्कि ये पीसफुल है, टूरिज्म के लिए अच्छा है, लोग आ सकते हैं, इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी और टूरिज्म के लिहाज से भी। देन एनवायरनमेंट से, जोग्राफी से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है कि वाइल्ड लाइफ SOS, ये इंस्टीट्यूट जो है इसने एक स्टडी कंडक्ट की है ऑन द हिमालयन ब्राउन बेयर। सोनमर्ग एरिया में ये स्टडी कंडक्ट की गई है, जहाँ पे स्टडी का जो कंसर्न था वो देखना था कि ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये आखिर होता क्यों है। और इस स्टडी के लिए चूज़ किया गया था हिमालयन ब्राउन बेयर को। तो अगर आप यहाँ पे न्यूज़ आइटम देखेंगे कि एक प्रिलिमिनरी स्टडी जो है वाइल्ड लाइफ SOS ने 2021 में की थी, जिसमें पता किया गया कि 75% डाइट जो बियर्स का है जो ह्यूमन हैबिटेशंस में आते हैं वो गार्बेज डंप से इनको मिलता है। ठीक है, ये ह्यूमन हैबिटेशंस के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि इनका जो डाइट है वो इनको इन ह्यूमन हैबिटेशंस में मिलता है, बट ह्यूमन हैबिटेशंस में कहाँ पे, गार्बेज डंप्स में, जिसमें इनका डाइट में आता क्या, खाते क्या है ये वहाँ पे, प्लास्टिक, चॉकलेट्स एंड ऑर्गेनिक फूड वेस्ट। तो ये स्टडी कंडक्ट कैसे की गई थी, जो हिमालयन ब्राउन बियर से इनको रेडियो कॉलर लगाया गया था। तो और ये स्टडी जो है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर ने जो है वाइल्ड लाइफ SOS के साथ कोऑर्डिनेट करके की थी। तो जब इनके ऊपर ये रेडियो कॉलर्स लगाए गए तो देखा गया कि इनका बिहेवियर क्या है, इनका फोरेजिंग पैटर्न क्या है, ये किन किन एरियाज़ में ज़्यादा जाते हैं। तो ये, और जो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सोनमर्ग के एरिया में कंडक्ट किया गया। तो मकसद इसका यही था देखना कि ये उस एरिया में आते क्यों हैं। उसके अलावा अगर हम हिमालयन ब्राउन बियर की बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट कार्निवोर स्पीशीज इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके और इसका जो हैबिटेट है वो रेस्ट्रिक्टेड है इन द एल्पाइन मेडोज ऑफ हिमालयाज। तो पॉपुलेशन जो है इसकी सीवियरली अभी अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ द टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग, एग्रीकल्चर, सेटलमेंट्स, हाईवेज, टनलिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से और पोचिंग की वजह से। सो ये एनिमल्स जो हैं जब अपने हैबिटेट में डिस्टर्ब हो जाते हैं, सो इन द सर्च ऑफ द फूड दे कम टू द एरियाज इनहेबिटेड बाय द ह्यूमंस। और जब हम गार्बेज में ऐसी चीज़ें डालते हैं, ओपन में प्लास्टिक डाल दिया, चॉकलेट्स डाल दिए या फिर ऑर्गेनिक फूड वेस्ट डाल दिया, सो दीज बियर्स दे गेट अट्रैक्टेड टू, एज अ रिजल्ट वहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। देन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है एक पोस्टेज स्टैंप रिलीज की है टू ऑनर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ वजीर मोहम्मद हकला पुंची। तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है इन द आर्ट एंड कल्चर सेक्शन, इन द पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़, जो सिलेबस में होता है पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़, उस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है। सो हु वाज दिस वजीर मोहम्मद हकला पुंची? ही वाज अ रिनाउंड गुज्जर लीडर जिन्होंने ST स्टेटस, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया कि जो गुज्जर बकरवाल हैं उनको शेड्यूल ट्राइब ST स्टेटस मिले। तो उस स्टेटस को पाने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, अल्टीमेटली ही वॉन दैट स्ट्रगल, और गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को जो है ST स्टेटस दिया गया। उसके अलावा ही वर्कड फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रॉडन। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों के लिए मेनली इनको याद किया गया, इनको ऑनर किया गया, ST स्ट्रगल के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए और डाउन ट्रॉडन की अपलिफ्टमेंट के लिए। उसके बाद इकोनॉमी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है इट हैज़ अप्रूव ट्रांसफ़र ऑफ 3188 कनाल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेट अक्रॉस JNK। और ये जो इतनी सारी ज़मीन है ये अलॉट हुई है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, फॉर एग्जांपल कुपवारा में, बांडीपोरा में, बारामूला में, इसी तरह से पुलवामा और अनंतनाग में। तो
इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं क्या? सिंपली इट इज़ अ लार्ज पार्सल ऑफ लैंड जहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं, जहाँ गवर्नमेंट काफ़ी सारे कंसेशंस जो है फैसिलिटी और उसके अलावा फैसिलिटेट करते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कि वो अपने यूनिट्स यहाँ पे सेटअप करें। तो यहाँ पे लैंड अलॉट होती है फॉर टू डिफरेंट यूनिट्स। तो आप देखिए जितनी ज़्यादा लैंड अवेलेबल होगी, जितना ज़्यादा ईजी होगा इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व है, जितना ईजी होगा उनके लिए इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना, तो उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाएगी। और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना इट्स वन ऑफ द मेन व्हीकल फॉर एक्सेलरेटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, उसके बाद जोग्राफी से हमारा आ रहा है एंड इकोनॉमी से भी ये इंपॉर्टेंट है कि जे.एंड.के का जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है ये ब्लूम कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है। यूजुअली आप न्यूज़ में हमेशा एक नेगेटिव चीज़ देखते हैं कि जो हमारी फ्रूट ट्रक्स हैं वो हाईवे पे रुक रही हैं तो नुकसान हो रहा है, या हमारे फ्रूट ग्रोअर्स जो हैं उनको अच्छे प्राइसेस नहीं मिल रहे हैं। इस तरह की न्यूज़ जो है वो अक्सर रिपोर्ट की जाती है। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि हमारा जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है ये ब्लूम कर रहा है। कैसे हमें पता चली ये ब्लूम कर रहा है? तो इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर में फ्रॉम द ईयर 2018-19 टू 2023-24 इसमें 10% ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो अगर इस 10% ग्रोथ को आप नंबर्स में, एब्सोल्यूट नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो जहां हमारी प्रोडक्शन 20.0 लाख टन्स हुआ करती थी वो पहुंच गई है आप मेट्रिक टन्स, वो पहुंच गई है आप 26.43 मेट्रिक टन्स पे। तो इसमें जो है हमारा सिर्फ फ्रेश फ्रूट नहीं आता है बल्कि फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट दोनों की प्रोडक्शन बढ़ गई है। अब किस तरह से बढ़ गई है वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। पहला जो है हाई डेंसिटी प्लांटेशन, ये इट हैज़ बीन ए गेम चेंजर। ये प्लांट्स की एक वैरायटी है जिनकी ग्रोथ जो है कम टाइम में होती है और जिनका आउटपुट भी जो है वो ज़्यादा होता है। खास तौर से एप्पल के केस में अगर आप देखेंगे हाई डेंसिटी प्लांटेशन जो है एप्पल में काफ़ी ज़्यादा की जाती है। तो ये एक तरीका है जिससे प्रोडक्शन बढ़ाई गई। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज, या जिसको शॉर्ट में हम कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज पे भी काफ़ी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है। कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है फ्रॉम 2018 टू 24। ठीक है, कैपेसिटी डेवलप हो गई है। इनफैक्ट 12 नए कोल्ड स्टोर्स जो है उनको कंप्लीट किया गया इन 2023-24। सो 12 न्यू कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज दे वेयर कंप्लीटेड इन द ईयर 23 to 24 और 7 मोर आर इन दी पाइपलाइन। उसके अलावा अगर हम फाइनेंस की बात करें, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको फाइनेंस के थ्रू किस तरह से हेल्प प्रोवाइड की गई है। इनको दिया गया किसान क्रेडिट कार्ड जो एग्रीकल्चर इनपुट्स खरीदने में इनको हेल्प करता है। उसके अलावा पीएम किसान स्कीम, उसके अंडर जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में इनको पैसे दिए जाते हैं उससे भी इनकी हेल्प हो गई है। इनफैक्ट rupees 3,000 crores have been deposited directly into the bank accounts of the 12.68 lakh eligible farmers। तो कितनी फाइनेंशियल सपोर्ट इसको एक्सटेंड की गई सेक्टर को? 3,000 करोड़। और कितने बेनिफिशरीज कवर हुए हैं? 12.68 लाख। ओके, और चौथी तरह कैसे इसको डेवलप किया इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर को? थ्रू मार्केट इंटरवेंशन। अब मार्केट इंटरवेंशन में क्या किया? जो लोकल मंडीज थी, 17 लोकल मंडीज, दे हैव बीन इंटीग्रेटेड विद ई-नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इससे क्या हुआ, जब डिजिटाइज हो गई ये मंडी, जब ये मंडी जो है लिंक हो गई हमारे नेशनल मंडी के साथ, हमारे नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म के साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स जो है वो इस पोर्टल पर आकर हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को खरीदने लगे। ओके, देन रिन्यूएबल एनर्जी से, एनवायरनमेंट के लिहाज से और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी ये न्यूज़ आइटम इम्पॉर्टेंट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने अप्रूव किया है सोलराइजेशन ऑफ ऑल द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो मकसद क्या है इसमें, टारगेट क्या है इसमें गवर्नमेंट का, कि जो रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम है
उसको इंस्टॉल किया जाएगा ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स विद एन एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ 70 मेगावाट। तो टारगेट है 70 मेगावाट को जनरेट करना, ठीक है, इन कैपेक्स मोड, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि इस पे जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा टारगेट है उसमें 70 मेगावाट्स। और इस प्रोजेक्ट को जो है इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी, उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब इन जो ये रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम लगेगा, इसमें एक खास चीज होगी कि इसमें बाई डायरेक्शनल स्मार्ट मीटर्स होंगे। इसका मतलब क्या है कि जितनी बिजली रूफटॉप सोलर से जनरेट हो रही है और जो ग्रिड को जा रही है, प्लस ग्रिड से जो बिजली इस बिल्डिंग को जा रही है जिसके ऊपर ये रूफटॉप सोलर पैनल लगा हुआ है, यहाँ से भी एक मीटर लगेगा जो मेजर करेगा कि ये कितनी बिजली ग्रिड को दे रहे हैं और ग्रिड से कितनी बिजली बिल्डिंग को आ रही है, वो भी मेजर किया जाएगा। तो इसका नेट देखा जाएगा। अगर प्लस होगा तो इसका मतलब ये बिल्डिंग जो है ये एनर्जी सरप्लस है, ये एनर्जी जो है अपनी बेच सकती है इस ग्रिड को, ठीक है। तो इसमें वो प्रोविजन भी रखा गया है। तो इस प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है इट इज अराउंड 5 years। ओके, बाय द वे इस मीटरिंग सिस्टम को हम बोलते हैं नेट मीटरिंग। ये एक बार यूपीएससी में भी पूछा गया था प्रीलिम्स में कि नेट मीटरिंग सिस्टम है क्या। तो वो यही होता है कि यहाँ से कितनी बिजली ग्रिड को हम सप्लाई कर रहे हैं थ्रू रूफटॉप सोलर पैनल्स, और ग्रिड से हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, उसका हम जब फाइनल देखेंगे क्या हमारी बिजली ज़्यादा आ रही है या हम वहाँ से ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम नेट मीटरिंग, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हम इसकी पहली सिग्निफिकेंस देखें एनवायरनमेंट पर ही, तो एस्टिमेटेड 8.3 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस, ओके, CO2 एमिशंस जो है 8.3 मिलियन टन्स ओवर ए पीरियड ऑफ 25 years, ये कम हो जाएंगे। 25 साल में इतना कार्बन हम इसकी वजह से रिड्यूस करेंगे। दूसरा, 10,800 जॉब्स वो डायरेक्टली क्रिएट होंगे जब इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके अलावा इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल जो केबल्स बनाते हैं या इन्वर्टर्स बनाते हैं या फिर सोलर पावर मॉड्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है उसमें भी जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। यानी कि डायरेक्टली भी जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, इनडायरेक्टली भी जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और हमारे एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट मिल रहा है। देन अगेन इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक लैंड पूलिंग पॉलिसी को जो है अप्रूव किया गया है फॉर JNK। सो ये लैंड पूलिंग पॉलिसी क्या है, इसमें जो डेवलपर्स हैं या जो प्राइवेट लैंड ओनर्स हैं, ओके, डेवलपर्स और प्राइवेट लैंड ओनर्स जो है वो एक साथ आकर अपनी ज़मीन को पूल करेंगे। आप मानिए एक लैंड पार्सल है, ठीक है, ये एक डेवलपर की लैंड है, ये यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे दूसरा है। तो पहले क्या होता था, ये अपने अपने हिसाब से इस लैंड को डेवलप करते थे, ये यहाँ पे अपने हिसाब से मकान बनाते थे, ये अपने हिसाब से अपने मकान का पाथवे एक्सेस बनाते थे। तो ये थोड़ा रैंडम और हेफाजत हो जाता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, वो इन सारे पार्सल्स ऑफ लैंड को जो है पूल करेगी, एक ही जगह जमा करेगी। तो उससे क्या होगा, इसकी ऑप्टिमम डेवलपमेंट हो जाएगी। तो जो अर्बन एजेंसीज हैं, जो अर्बन डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, वो इसमें क्या डेवलप करेंगी, वो इसमें डेवलप करेंगे रोड्स, पार्क्स, ठीक है, उसके अलावा ओपन ग्रीन स्पेसेस, वो इन लैंड पार्सल्स में डेवलप की जाएगी। और जो बाकी हुई जो बाकी की बची हुई ज़मीन है वो लैंड ओनर्स को रिटर्न की जाएगी, जो उसमें फिर प्रोपोर्शनेटली उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अब इससे होगा क्या, इसका मकसद क्या है, एक तो जब लैंड की ऑप्टिमम डेवलपमेंट हो जाएगी, प्रॉपरली डेवलप, वेल प्लान मैनर में डेवलप हो जाएगी, हैफजर्टली डेवलप नहीं हो जाएगी, तो लैंड का वैल्यू जो है, लैंड का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये पॉलिसी जो है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर लैंड पार्सल्स ऑफ 50 हेक्टेयर्स और मोर, सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 हेक्टेयर्स। देन इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से
और पॉलिटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है कि प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो वेस्ट पाकिस्तान डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, या जिसको शॉर्ट में हम वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज बोलते हैं, इनको प्रॉपर्टी राइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर में दिए गए हैं। अब किस पर इनको प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए हुए हैं? इनको प्रॉपर्टी राइट्स दिए हुए हैं ऑन दी स्टेट लैंड। ठीक है, कुछ सरकार जमीन पर इनको मिल्कियती हुकूक दिए हुए हैं। एक्चुअली में ये इनकी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, काफ़ी टाइम से इनकी डिमांड थी कि हमारे साथ आप डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं। अगर हमें इंडियन सिटीजन्स कंसिडर किया जाता है तो हमें एट पार इंडियन सिटीजन्स क्यों नहीं राइट्स दिए जा रहे हैं। तो अर्स्टवाइल जो हमारी स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, उसमें इनकी ये डिमांड फुलफिल नहीं हुई। बट जब आर्टिकल 370 रिमूव हुआ तो जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हैं इनके फेवर में काफ़ी सारे राइट्स को इशू किया गया। फॉर एग्जांपल, नाउ दे हैव अ राइट टू वोट इन DDC ओब्लिक असेंबली इलेक्शंस। अभी जैसा मैंने आपको बोला, इनको प्रॉपर्टी राइट्स भी दिए गए हैं स्टेट लैंड पे। जब हमारी स्टेट थी, जब आर्टिकल 370 था, तो इनके बच्चे जो हैं कॉलेजेस और एडमिशन, प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते थे। नाउ दे आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन प्रोफेशनल कॉलेजेस। ठीक है, और इसके अलावा इनको डोमिसाइल राइट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 4 सिग्निफिकेंट राइट्स जो हैं इनको गवर्नमेंट ने दिए हैं पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि आफ्टर द ईयर 2019। तो अगर हम देखें पहले कि ये वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी टर्म का मतलब क्या है, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ होम की वेबसाइट पर देखें, वहाँ पे ये प्रॉपरली डिफाइंड है। वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हैं ये वो लोग हैं जो वेस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए हैं इन द ईयर 1947, यानी कि जब पार्टीशन हो गया उस टाइम पे वेस्ट पाकिस्तान से जो लोग जम्मू एंड कश्मीर में सेटल होने आए उनको बोला जाता है वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज। खास तौर से ये लोग जो है जम्मू, कठुआ और राजौरी में सेटल हुए हैं। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे सेटल हुए हैं तो यहाँ पर ही जो है इनको प्रॉपर्टी राइट्स भी दिए गए हैं। तो उस टाइम पे अराउंड 5764 फैमिलीज दे माइग्रेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान टू द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। और इनफैक्ट वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज की हार्डशिप्स को कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनके लिए एक रिहैबिलिटेशन पैकेज भी बनाया हुआ था, जिसमें इनको स्मॉल बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का ऑप्शन दिया हुआ था, जिसके थ्रू ये अपनी थोड़ी अर्निंग्स जो है वो कर पा रहे थे। तो अगर हम ऑफिशियल डेटा देखें, 31,779 फैमिलीज जो है इन्होंने माइग्रेट किया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से जम्मू एंड कश्मीर में इन द ईयर 1947। ठीक है, सो 1947 में 31,779 फैमिलीज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर टू जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा 10,000 फैमिलीज मोर दे माइग्रेटेड टू जम्मू ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान वॉर्स ऑफ 1965 एंड 1971। तो काफ़ी सारी फैमिलीज़ जो हैं वो डिस्प्लेस हो गई हैं। काफ़ी सारा जो उस टाइम पे टर्मोइल था, एक केओस क्रिएट हुआ था। तो ऐसे लोगों को काफ़ी सारी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी। बट अब जो ये राइट्स उनको प्रोवाइड किए गए हैं, सो उससे एक्सपेक्टेड है कि उनकी हार्डशिप्स काफ़ी सारी कम हो जाएंगी। अब न्यूज़ में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं, जिसमें हमारा पहला आता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम, देन सेंट्रल सेरिकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और जम्मू एंड कश्मीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी जम्मू एंड कश्मीर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल। ये इंस्टीट्यूशन जो है सेटअप किया गया इन द ईयर 1989। इसका मकसद क्या था, जैसा कि नाम से ही पता चलती है, टू प्रमोट साइंस इन द
erstwhile state of Jammu and Kashmir and now in the Union Territory of Jammu and Kashmir. टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना और इनोवेशन को ज़्यादा प्रमोट करना. एंड इट एक्ट्स एज अ नोडल डिपार्टमेंट for promoting science and technology activities in the Union Territory of Jammu and Kashmir. So science and technology से जितना काम है, चाहे वो कोऑर्डिनेट करना हो बाकी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कॉलेजेस के साथ, तो वो इसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू होता है. और काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशन भी है, 1989 में इसको सेटअप किया गया. तो उसके बाद हमारा आता है J&K स्टेट हैंडलूम. J&K स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, इसको सेटअप किया गया था इन द ईयर 1981. मकसद इसका क्या था? हैंडलूम सेक्टर को जम्मू एंड कश्मीर में प्रमोट करना. तो इसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए. फॉर एग्जांपल वन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज रिवाइवल ऑफ बसोली पश्मीना शॉल्स. ठीक है, बसोली जो एक टाउन है जम्मू के साउथ ईस्ट रीजन में, जो फेमस है फॉर प्रिंटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द पश्मीना शॉल्स. तो वहाँ के इस हैंडस्पन पश्मीना शॉल को प्रमोट करने के लिए इन्होंने वहाँ पे एक रिवाइवल स्कीम जो है, प्रोजेक्ट जो है 1984 में स्टार्ट किया. ठीक है, और इससे क्या हुआ, वहाँ के जो आर्टिजन्स हैं उनकी भी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो गई. तो इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है कॉरपोरेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू 250 वुमेन एंड 70 मैन. सो 70 मैन जो हैं ये एज वीवर्स काम कर रहे हैं, एंड जो ये 250 वुमेन हैं दे वर्क मोस्टली एज दी स्पिनर्स. तो इस प्रोजेक्ट के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की गई. बिसाइड्स जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट हेरिटेज प्रोडक्ट है पश्मीना शॉल्स, उसको भी रिवाइव किया गया. इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया था, वो था रिवाइवल ऑफ कानी शॉल्स. ठीक है, ये कहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया? इन द ईयर 1978 कनीहामा में. कनीहामा कश्मीर में है, तो वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया. यहाँ पर भी वीवर्स को जो सपोर्ट दिया जाता है फॉर वीविंग ऑफ कनी शॉल्स, और उनकी स्किल डेवलपमेंट पर भी इस प्रोजेक्ट के थ्रू फोकस किया गया. देन हमारा बचता है सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. ये इंस्टीट्यूट है, इट इज़ वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया. इट कम्स अंडर द सेंट्रल सिल्क बोर्ड. ठीक है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. इसका मकसद क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मलबरी सेरिकल्चर इन नॉर्थ इंडिया. ठीक है, इसका फोकस नॉर्थ इंडिया पर. ये हम यहाँ पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये सेंटर जो है ये लोकेटेड है गलंदर पामपोर में, यानी कि कश्मीर में. सैफरन कल्टीवेशन के लिहाज से ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनता है. इस सेंटर का मकसद है कि टू बूस्ट एंड रिवाइटलाइज द सिल्क इंडस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया. तो इसमें ये कैसे करते हैं? ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स इनके होते हैं मलबरी में, सिल्क वर्म इम्प्रूवमेंट में, सिल्क वर्म क्रॉप मैनेजमेंट में, या ये जर्म प्लाज्म मेंटेन करते हैं सिल्क वर्म रेसेस का, या मलबरी ट्रीज जो है उसको अंडर कंट्रोल कंडीशंस उसकी कल्टीवेशन भी करते हैं. तो इस इंस्टीट्यूट के कुछ रीजनल स्टेशंस भी हैं. फॉर एग्जांपल मीरान साहिब जम्मू, उसके अलावा देहरादून, उत्तराखंड में भी ये 2 रीजनल सेंटर्स इसके काम करते. तो मकसद इसका यह है कि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे सेरिकल्चर डेवलप हो, वहाँ पे सिल्क वर्म रियरिंग जो है वो साइंटिफिक तरीके से हो, मलबरी ट्रीज जो है वो कंट्रोल कंडीशंस में जो है ग्रो करें, ताकि हमारी सिल्क इंडस्ट्री को बूस्ट मिले. सो ये हमारे करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम थे फॉर द मंथ ऑफ द जुलाई. सो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द मंथ ऑफ अगस्त. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.